आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 5 बच्चों के वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्त्रों के चुनाव के बारे में जान लेते हैं। हमारे जीवन में वस्त्रों का एक विशेष स्थान है। हम वस्त्र केवल शरीर को ढकने व सर्दी गर्मी से बचने के लिए ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने व सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी पहनते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि रंग योजना कैसी है, दूसरा कपड़े का डिज़ाइन कैसा है, तीसरा कपड़े की किस्म किस प्रकार की है। तो सबसे पहले रंग योजना के बारे में जान लेते हैं। हमारे व्यक्तित्व का रंगों के साथ अटूट संबंध है। रंगों का सही या गलत चुनाव हमारे आकर्षण को बढ़ा या घटा सकता है। अब वस्त्रों के रंगों का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि त्वचा का रंग कैसा है, शरीर का आकार कैसा है, समय एवं अवसर कौन सा है, आयु क्या है, लिंग क्या है, ऋतु कौन सी है, डिज़ाइन कौन सा है और फैशन क्या है। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम रंगों का चुनाव करते हैं। अब इसको एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि त्वचा का रंग किस प्रकार से प्रभाव डालता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय सर्वप्रथम व्यक्ति की त्वचा के रंग का ध्यान रखना आवश्यक होता है। गोरी त्वचा पर हल्का गुलाबी, आसमानी व स्लेटी रंग अन्य चटक रंगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं गेहुए रंग की त्वचा पर काला, नीला व चटक रंगों के साथ साथ हल्के रंग भी अच्छे लगते हैं। शरीर का आकार, रंग शरीर के आकार को प्रभावित करता है। हमेशा गर्म रंग जो होते हैं ना, जैसे लाल, संतरी, पीला, हमारी शारीरिक रचना को उभारते हैं और आकार के बड़े होने का अभ्यास कराते हैं हमें। अतः मोटे व्यक्तियों पर हमेशा ठंडे रंग ही पहनाने चाहिए। इससे क्या है, उनके दबे होने का एहसास होता है, पतले होने का एहसास होता है हमें। समय एवं अवसर, रंगों का चुनाव करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र किस समय और किस अवसर पर पहनने हैं। रात के समय जो चटकदार एवं भड़कीले रंग अच्छे लगते हैं, वहीं दिन में वो बेचैनी उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार विवाह एवं त्योहारों के अवसर पर हमें चटकीले रंग के वस्त्र आकर्षक लगते हैं। वहीं अगर हम स्कूल या कॉलेज या दफ्तर जाते हैं तो चटकीले रंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद आता है आयु। रंगों का चुनाव करते समय वस्त्र पहनने वाले की आयु का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। बच्चों पर हर प्रकार के रंग अच्छे लगते हैं। वहीं अगर हम वयस्कों पर हल्के रंग देखें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वृद्ध व्यक्तियों पर सफ़ेद रंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद आता है हमारा लिंग। रंगों का चुनाव करते समय लिंग को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि कुछ रंग जैसे लाल, पीला, हरा ये स्त्रियों पर अच्छे लगते हैं और वहीं पुरुषों पर हल्के रंग जैसे सफ़ेद, बादामी, भूरा, स्लेटी, नीला आदि अच्छे लगते हैं। इसके बाद मौसम का प्रभाव होता है, यानी कि ऋतुओं का प्रभाव होता है। सर्दियों में गर्म रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी आकर्षक लगते हैं। वहीं गर्मियों में हल्के रंग जैसे नीला, हरा, फिरोजी आदि आकर्षक लगते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन। रंग का चुनाव करते समय वस्त्रों के डिज़ाइन का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वस्त्र के डिज़ाइन के अनुरूप परस्पर मेल खाते हुए रंग और परस्पर विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सलवार के रंग से मेल खाते रंग से कमीज पर कढ़ाई करी जाती है, पाइपिंग लगाई जाती है या कोई डिज़ाइन बनाया जाता है जिससे वो आकर्षक लगता है। इसके बाद आखिरी जो आता है वह आता है फैशन। आज का युग फैशन का युग है। फैशन के अनुसार कभी भी हल्के रंग बहुत लोकप्रिय होते हैं तो कभी चटकीले रंग। अतः वस्त्रों के रंगों का चुनाव करते समय फैशन को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, परंतु फैशन का अंधा अनुकरण भी ठीक नहीं है। इसके बाद वस्त्रों के चुनाव में ध्यान रखने वाली जो बात थी वो था कपड़ों का डिज़ाइन। बाजार में अनेक डिज़ाइनों के कपड़े मिलते हैं, परंतु हर डिज़ाइन हर व्यक्ति पर आकर्षक नहीं लगता है। तो बाजार से कपड़ा खरीदते समय या सिलवाते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है कि खड़ी रेखाओं वाले जो डिज़ाइन होते हैं वह हमेशा लंबे व्यक्तियों की अपेक्षा छोटे व्यक्तियों को आकर्षक लगते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं आड़ी रेखाओं वाले जो डिज़ाइन होते हैं ये हमें लंबाई कम होने का आभास देते हैं, इसलिए इनके शरीर का आकार भी टेढ़ा दिखाई देता है। अतः लंबे व पतले व्यक्तियों पर आड़ी रेखाएं वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका शरीर थोड़ा भरा हुआ सा लगता है। तिरछी रेखाओं वाले डिज़ाइन, तिरछी रेखाओं वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो चौड़ाई को कम करने या लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाने का आभास दिलाते हैं, इसलिए लंबबद्ध तिरछी रेखाएं जो होती हैं लंबाई बढ़ाने का प्रतीत कराती हैं।
तो आड़ी रेखाएं जो होती हैं वो लंबाई कम कराने का आभास कराती है। तो आड़ी रेखाएं जो हम ज़्यादा लंबे व्यक्ति को पहना सकते हैं, और लंबी रेखाएं हम कौन से व्यक्ति को पहना सकते हैं, जो छोटे कद के व्यक्ति हैं उन्हें। चौथा आता है वक्र रेखाओं वाले डिज़ाइन। यदि डिज़ाइन में वक्र रेखाओं का घुमाव लंबवत होता है तो लंबाई के बड़े होने का आभास देती है, और इसके विपरीत अगर घुमाव आड़ा हो तो लंबाई कम होने का आभास देती है। और फिर आते हैं वी रेखाओं वाले डिज़ाइन। ये जो वी अक्षर की रेखाएं वाले डिज़ाइन होते हैं, लंबाई अधिक हो तो लंबाई के बड़े होने का आभास कराते हैं, और वी अक्षर की जो ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, जिससे हमें चौड़ाई का आभास होता है। और आखिर में आते हैं फूल वाले डिज़ाइन। बड़े बड़े फूलों वाले डिज़ाइन के कपड़े मोटे होने का आभास दिलाते हैं, अतः पतले व्यक्ति को बड़े बड़े डिज़ाइन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आखिर में आता है कपड़े की किस्म। बाजार में विभिन्न किस्मों के कपड़े उपलब्ध हैं तथा हमें अपनी आवश्यकता अनुसार इनका चयन करना चाहिए। मोटे व्यक्तियों को अधिक मोटे सूती कपड़े जैसे खादी की अपेक्षा पतले सूती कपड़े जैसे पॉपलिन, रेशमी अथवा टेरिकोट के कपड़े आकर्षक लगेंगे। वहीं पतले व्यक्तियों को मोटे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे उनके थोड़ा सा मोटे होने का आभास हो, उनका शरीर थोड़ा भरा भरा सा लगे। अगला आता है बच्चों के फ्रॉक की चोली बनाना सीखेंगे हम। यहाँ पर आपको हम ड्राफ्ट बनाना सिखाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपके सामने एक ड्राफ्ट आ रहा है। फ्रॉक की ऊपर की चोली किस प्रकार से बनाई जाती है वो दर्शाया गया है आपके सामने। आयु के अनुसार जैसे जैसे बच्चों की शरीर की वृद्धि होती है वैसे वैसे उनके शरीर का आकार भी बदलता रहता है। ऐसे समय उनके कपड़ों के ठीक माप और ध्यान देना चाहिए। इस खंड में हम बच्चों की फ्रॉक की चोलों के विषय में पढ़ेंगे, और इसी के आधार पर कमीज, फ्रॉक, ब्लाउज, रोम्पर आदि की सिलाई भी की जा सकती है। यदि कपड़ा बड़ा या छोटा हो तो नाप के अनुपात से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर ए लाइन फ्रॉक का खाके का माप आ रहा है, विधि आ रही है, और साथ में डिज़ाइन भी शो हो रहा है। तो ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से ए लाइन फ्रॉक का खाका तैयार करना है। देखिए आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर शो हो रहा है कि किस प्रकार से आपको ड्राफ्ट बनाना है, कब क्या क्या करना है और कौन कौन से उनका नाम रखना है, और उसके बाद उस डिज़ाइन को काट लेना है जो हमने कागज़ पे बनाया है, और कागज़ पे बनाने के बाद उसे कपड़े पर उतारा जाता है। कपड़े पे उतारने के बाद कपड़े की फिर कटाई करने के बाद सिलाई करी जाती है। तो फ्रॉक की जो सिलाई है, कंधे तथा किनारों की सिलाई पर केवल मशीन की बखिया करते हैं। गले तथा बाँह पर पाइपिंग लगाकर तुपाई करें। फ्रॉक के पीछे के हिस्से को खुला रखने के लिए एक और पट्टी को बढ़ाकर और दूसरी ओर से सारी मुड़ी हुई पट्टी लगाएं। इन पट्टियों पर तुरपाई करें और पट्टी पर हुक व टिच बटन का प्रयोग करें। नीचे के मोड़ पर तुरपाई करें। फ्रॉक को आकर्षक बनाने के लिए इस पर लेस भी लगाई जा सकती है, या अगले हिस्से पर सुंदर कढ़ाई भी की जा सकती है। और इस प्रकार फ्रॉक तैयार हो जाने पर उस पर इस्त्री करें। अब आगे आता है फ्रॉक बनाने में प्रयोग होने वाले आवश्यक टाके। कुछ टाकों के बारे में हम यहाँ जानेंगे जो हमें फ्रॉक बनाते हुए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो इस प्रकार हैं। ए लाइन फ्रॉक बनाते समय तिरछी पट्टी, बटनों की पट्टी, बटन, काज आदि लगाने की आवश्यकता होती है, जिन्हें बनाने की विधि इस प्रकार से है। पहले तिरछी पट्टी बनाना सीखेंगे। सिले हुए कपड़ों के किनारों को कई प्रकार से मोड़ा जा सकता है। सीधे हिस्से को तो बीच से मोड़ सकते हैं क्योंकि वह आसानी से मुड़ जाता है, परंतु गोलाई के किनारों को बीच से नहीं मोड़ सकते क्योंकि उनमें झोल आ जाता है। इसलिए उन हिस्सों पर तिरछी पट्टी का प्रयोग करते हैं। तिरछी पट्टियों को आसानी से खींचकर किसी भी आकार में लगा सकते हैं क्योंकि इनमें लचक होती है। तिरछी पट्टी को पाइपिंग के रूप में या पूरा अंदर मोड़कर भी लगा सकते हैं। तिरछी पट्टी बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि तिरछी पट्टी बनती किस प्रकार से है, उसका चित्र कैसा है आपको दिखा रखा है, दर्शा रखा है। तिरछी पट्टियाँ बनाने के लिए कपड़े का टुकड़ा लेकर उसके एक कोने को दूसरे कोने पर इस प्रकार रखते हैं कि त्रिकोण बन जाए और त्रिकोण की लंबी रेखा तिरछी होगी। जितनी चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है तिरछी रेखा के समांतर उतनी ही चौड़ी पट्टियों के नाप कर निशान लगाकर काट देते हैं। इस प्रकार जितनी पट्टियाँ चाहिए उनके लिए पहली पट्टी के नाप के अनुसार ही निशान लगाकर चित्र एक के अनुसार काट लें। तिरछी पट्टियाँ बनाने के लिए किसी भी आकार के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर एक चौकोर टुकड़ा बना लिया जाता है। इस प्रकार कपड़े की बचत हो जाती है और
बड़ा कपड़ा लेने के लिए अधिक कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता। अब देख लेते हैं पट्टियों को जोड़ने की विधि। पट्टियों को जोड़ने से पहले उनके किनारों को बराबर कर लेते हैं। इनको सदा ताने के धागों की दशा में जोड़ना चाहिए, जैसे कि चित्र 2 में दर्शाया गया है उसके अनुसार। दोनों पट्टियों को इस प्रकार रखते हैं कि उनकी सीधी और एक दूसरे के ऊपर आगे तथा एक पट्टी का नुकीला किनारा और दूसरी पट्टी का चपटा किनारा परस्पर मिल जाए। फिर जोड़कर पिन लगाकर सिलाई कर देते हैं और चित्र 3 की भांति जोड़कर खोलकर चपटा कर देते हैं। दूसरा आता है बटनों की पट्टी बनाना। आपके सामने बटनों की पट्टी का चित्र आ रहा है। वस्त्रों में इस पट्टी को इसलिए बनाया जाता है कि कपड़ा आसानी से पहना व उतारा जा सके। अब इसकी विधि देख लेते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। पट्टी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार उस कपड़े को चित्र के अनुसार काट लें। जितनी लंबी पट्टी बनानी है उससे दुगना कपड़ा लें और पट्टी की लंबाई ताने की दिशा में होनी चाहिए। यदि 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी बनानी हो तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा जो है कपड़ा लेना चाहिए। इस पट्टी को कटे हुए कपड़े के सिरे से लगाना आरंभ करें। पहले छोटे छोटे कच्चे टाकों द्वारा सिल लें। जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं कच्चे टाकों को किनारे के समीप करते जाते हैं और बीच में थोड़ी सी गोलाई पर बखिया करें। इसी प्रकार दूसरे हिस्से को भी सी लें। जिस पट्टी को नीचे की ओर रखना है उसे आधा मोड़ें और जिससे वह बाहर की ओर बढ़ी रहे उससे किनारे पर तुरपाई करते हैं। यह तुरपाई बाहर की ओर नहीं दिखाई देनी चाहिए। जिस पट्टी को ऊपर की ओर रखना है उसकी चौड़ाई नीचे वाली पट्टी के बराबर होनी चाहिए, इसलिए पट्टी की चौड़ाई व मोड़ने के लिए कपड़ा रखकर शेष कपड़े को काट दें। अब इस पट्टी को बिल्कुल अंदर मोड़कर तुरपाई करें। फिर पट्टी को खोलकर बीच वाले हिस्से में अंदर की ओर बखिया करें। अब यह पट्टी बटन लगाने के लिए तैयार है। इसके बाद आता है काज व बटन लगाने की प्रक्रिया। काज का टाँका काज के किनारों को मजबूत तथा सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। काज 2 प्रकार के होते हैं, गोल तथा चौकोर। गोल किनारों के काज चौकोर की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। इसके बाद काज बनाने की विधि आती है। काज की लंबाई बटन की चौड़ाई से 0.65 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। पेंसिल से कपड़े पर निशान लगाकर तेज कैंची से काज काट लें। काज सदा दोहरे कपड़े पर बनाने चाहिए। कांच का टाका बाएं से दाईं और हाथ चलता है। इसको आरंभ करते समय गांठ नहीं लगाते। सुई को दोहरे कपड़े के बीच में ऐसे निकालते हैं कि थोड़ा सा धागा पीछे बचा रह जाए। कांच के टाके से कांच बनाना आरंभ करते हैं। बचे हुए धागे को शुरू के 3-4 टाके बनाते समय बीच में करते जाएं। कांच के किनारे अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं। गोल किनारे को सादे टाके से तथा चौकोर को कांच के टाके से बनाते हैं। कांच को पीछे की ओर बखिए से टाका जो है समाप्त कर दिया जाता है। अब आता है बटन। बटन को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बटनों का प्रयोग करा जाता है। बटन जो है कपड़ों के भी हो सकते हैं, सीप के भी हो सकते हैं, नायलॉन के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं व रंगीन कलर के भी हो सकते हैं। इसके बाद बटन लगाने की विधि आती है। बटनों को ठीक स्थान पर भली प्रकार से लगाना चाहिए। जहाँ बटन लगाना हो उस स्थान पर बखिए का टाका बनाकर उस पर बटन रखें और फिर उसके छिद्र में से सुई को निकालकर बटन लगाएं, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। और बटन को पक्का करने के लिए जो धागा है नीचे की तरफ 4-5 बार कसकर लपेट देना चाहिए, जिससे बटन पक्का हो जाए। इसके बाद हम कढ़ाई के विभिन्न टाकों के बारे में जानेंगे। कढ़ाई करना एक कला है। भारत में प्राचीन काल से यह कला बहुत ही प्रचलित है। वस्त्रों को कढ़ाई करके अधिक आकर्षक बनाया जाता है। कढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के टाकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है बखिया। इस टाके को हम कढ़ाई के लिए भी प्रयोग करते हैं। बखिया टाका बारीक फूल पत्तियां तथा नाम के अक्षर को काटने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है छोटा कच्चा। छोटे कच्चे टाके को भी कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है जगह टाके से थोड़ी कम या बराबर ली जाती है और इस छोटे कच्चे में दूसरे रंग का धागा डालने से सुंदर लेस बनाई जा सकती है। लेस बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुई में कपड़ा नहीं आए। इसके बाद आता है डंडी टाका। यह टाका उल्टी बखिया की भांति बनाया जाता है। इसे बाईं तरफ से शुरू करते हुए थोड़ी तिरछे टाके करते हैं। इसमें धागा सदैव टाके की बाईं तरफ से निकलता है। फिर आता है भराई का टाका। इस टाके का प्रयोग फूल पत्ती तथा खाली स्थान को भरने के लिए किया जाता है।
इस टाके को दाहिनी ओर से बाईं ओर लिया जाता है। इसके बाद आता है जंजीरी टाका। यह टाका दाईं ओर से बाईं ओर बनाया जाता है और टाका बनाने के लिए धागे को कपड़े की दाहिनी ओर से बाएं हाथ के अंगूठे से पकड़ते हैं और सुई के नमूने को एक बिंदु पर से निकालकर फिर एक फंदा बनाते हुए उसी बिंदु में से निकाल देते हैं। फिर आता है लेजी डेजी टाका। यह टाका जंजीरी टाका की भांति बनाया जाता है, परंतु इस टाके में क्रम एक दूसरे से गुथा हुआ नहीं होता और अलग अलग बनाया जाता है यह टाका। उसके बाद आता है कांच का टाका या कंबल टाका। कांच का जो टाका होता है या कंबल टाके में यह अंतर है कि कांच का टाका पास पास लिया जाता है। इस टाके में धागा नीचे की ओर रेखा पर निकाला जाता है और सुई को ऊपर की रेखा से नीचे की ओर। फिर आता है हेरिक बोन टाका। इस टाके को बनाने के लिए धागे को नीचे की लाइन पर थोड़ा बाईं ओर निकाला जाता है और फिर सुई को ऊपर की लाइन पर थोड़ा दाहिने तरफ से घुसाकर बाईं ओर छोटा सा टाका लिया जाता है। फिर नीचे की लाइन पर दाहिनी तरफ से निकालकर बाईं ओर एक छोटा सा टाका बनाते हैं। और आखिरी जो टाका है वो है फ्रेंच नॉट। इसे बनाने के लिए सुई को कपड़े के नीचे से थोड़ा ऊपर निकालकर सुई पर बाईं ओर से धागे के 2-3 बल देते हैं और सुई से ऊपर की ओर डालकर थोड़ी सी गांठ लगाकर वहां से निकाल दिया जाता है। ये कढ़ाई के विभिन्न टाके थे जो हमने यहाँ पर जाने। इसके बाद आपको इस चैप्टर के आखिर में बच्चे की टोपी बनने की विधि बताई गई है, बच्चे के मोजा बुनने की विधि बताई गई है और बच्चे के ऊनी जूते बुनने की विधि बताई गई है। और इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा यह चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।